नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 5वें लेसन जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के भाग 8 का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन या स्रोत, जो भी आपकी किताब में लिखा होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं या जानने की कोशिश करें कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत किन्हें कहा जाता है, गैर परंपरागत स्रोत किन्हें कहा जाता है। तो जैसा कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किन्हें कहा जाता है उनके बारे में आपको बताया जा चुका है कि ऊर्जा के ऐसे संसाधन, ऐसे स्रोत जिनका उपयोग हम काफ़ी लंबे समय से करते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे स्रोतों को, ऐसे संसाधनों को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। तो गैर परंपरागत स्रोत इसका उल्टा होगा, मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे सोर्स या ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम अभी हाल ही के पिछले कुछ वर्षों में करना शुरू किए हैं, ऐसे स्रोतों को गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। इनके अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं, आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित हैं या संसाधन निम्नलिखित हैं। नंबर 1 परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। नंबर 2 सौर ऊर्जा। नंबर 3 सौर ऊर्जा के बाद में पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद में नंबर 4 बायोगैस। नंबर 5 ज्वारीय ऊर्जा। नंबर 6 भूतापीय ऊर्जा। ऐसे कुछ ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हो सकते हैं या ये कुछ प्रमुख ऊर्जा के गैर पारंपरिक या परंपरागत स्रोत हैं। इनके अलावा भी और अन्य गैर परंपरागत स्रोत हो सकते हैं, जिसमें से अब प्रश्न उठता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का या स्रोतों का क्या महत्व है। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों या स्रोतों का क्या महत्व है आज के समय में। तो देखिए कि आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारा देश या यूं कहें कि पूरा विश्व नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, विकास के नए नए आयाम को प्राप्त कर रहा है, जिसमें ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और वर्तमान समय में जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं वो जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा आदि, ये सब स्रोत जो हैं ये परंपरागत स्रोत हैं। इनमें से जल विद्युत को अगर छोड़ दिया जाए
ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में अगर जल विद्युत को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो कोयला है, चाहे वो तापीय ऊर्जा है, ये सब जो है सीमित मात्रा में है। एक निश्चित उपयोग के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, एक निश्चित समय में ये समाप्त हो जाएंगे। अतः जिस गति से हम विकास कर रहे हैं उस गति से विकास करने में हम सक्षम नहीं रह जाएंगे, यानी कि हमारी विकास की गति जो है प्रभावित हो जाएगी। अतः हमें हमारे देश को, पूरे विश्व को विकास की जो गति इस समय चल रही है उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग को महत्व देना होगा, उसके विकास को महत्व देना होगा। क्योंकि गैर पारंपरिक स्रोतों में अगर देखा जाए तो केवल एक परमाणु ऊर्जा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ऊर्जा हैं गैर परंपरागत स्रोतों में, बाकी और जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं परमाणु ऊर्जा के अलावा, ये सभी जो है असीमित हैं। पहली विशेषता, पहली खासियत। और दूसरी खासियत यह है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत जल विद्युत को छोड़ करके, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत जो है जल विद्युत को छोड़ करके जितने भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो एक तो लिमिटेड मात्रा में है और दूसरा कि उनके यूज से, उनके प्रयोग से जो है वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा को छोड़ करके बाकी जितने भी ऊर्जा के सोर्स हैं, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, इन सब के यूज से एक तो ये असीमित मात्रा में है और दूसरा कि इनके यूज से किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता। बल्कि अगर देखा जाए तो बायोगैस को, तो बायोगैस जो है पोल्यूशन को कम करने का एक माध्यम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, इनको भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। आइए हम एक एक करके इन ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो भी भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले क्या है परमाणु ऊर्जा। देखिए कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनसे, या कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे किरणों का उत्सर्जन स्वतः होता रहता है। ऐसे पदार्थों के विखंडन से, ऐसे पदार्थों के विखंडन से अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, या ऐसे पदार्थों के परमाणुओं के अवस्था परिवर्तन में अपार मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, विमुक्त होती है, निकलती है। ऐसे पदार्थों को परमाणु खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे कि यूरेनियम, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, आदि ऐसे कुछ खनिज हैं जिनके परमाणुओं के अवस्था परिवर्तन से या विखंडन से या संलयन से काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसे खनिजों को परमाणु खनिज कहा जाता है और इनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है वह काफी मात्रा में मुक्त होती है। एक अनुमान हम लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि यूरेनियम, थोरियम या परमाणु खनिज जो है कितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो देखा जाए अगर 1 किलो यूरेनियम का, 1 केजी यूरेनियम का अगर विखंडन किया जाए तो उससे इतनी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा? लगभग 1 टन कोयले के बराबर ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, परमाणु ऊर्जा का उपयोग काफी व्यापक है, इसका कई क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कि कृषि क्षेत्र में, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि संचार, परिवहन आदि विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसके उपयोग के लिए हमें
पर्याप्त मात्रा में तकनीक की जरूरत होती है, इसका प्रयोग साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत जो है ऐसी तकनीक से सक्षम है, या भारत में परमाणु ऊर्जा को उपयोग करने की तकनीक है और भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा में एक कमी है कि इसके यूज से अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ तो काफ़ी मात्रा में रेडिएशन होता है, जिससे जीव जगत वनस्पतियों को काफ़ी नुकसान होता है। अगर इसका उचित तरीके से यूज किया जाए तो यह ऊर्जा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा साबित हो सकती है, और इस समय वर्तमान में साबित भी हो रही है। देखा जाए तो भारत में परमाणु ऊर्जा के रूप में परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो खनिज यूज किए जाते हैं, यूरेनियम और थोरियम, ये भारत में यद्यपि बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में जरूर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, आइए इनका वितरण देख लिया जाए। तो देखिए, झारखंड में जादूगोड़ा, झारखंड में जादूगोड़ा खान जो है ये यूरेनियम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऐसे ही राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ऐसे ही केरल की तट पर जो रेत पाई जाती है उसमें मोनोजाइट खनिज पाया जाता है, जिससे थोरियम प्राप्त होता है। तो देखा जाए तो भारत में परमाणु खनिज की उपलब्धता है, यद्यपि भारत को जितनी परमाणु खनिजों की आवश्यकता है उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए भारत जो है दुनिया के जो परमाणु खनिज संपन्न देश हैं, या जो परमाणु निर्यातक समूह, जिसे आप लोग पिछले दिनों में ONSG का नाम जरूर सुने होंगे, NSG का नाम जरूर सुने होंगे, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भारत इसका मेंबर बनने के लिए प्रयासरत है। ये परमाणु खनिज निर्यातकों का एक संगठन है। अगर भारत इसका मेंबर बन जाता है तो भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में परमाणु खनिज प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि भारत में परमाणु खनिज कुछ मात्रा में जरूर पाए जाते हैं। परमाणु खनिज को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए परमाणु संयंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में कई परमाणु ऊर्जा केंद्र या संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। आइए उनकी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, उनके नाम के बारे में जान लेते हैं, और वो संयंत्र किस राज्य में स्थित है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूपी से शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरोरा नामक स्थान पर, कहाँ पर, नरोरा नामक स्थान पर परमाणु संयंत्र है। इसके अलावा इसके बगल हम लोग राजस्थान में चले आते हैं। तो राजस्थान में हम लोग पाते हैं रावत भाटा। इसके बाद में राजस्थान से और नीचे हम लोग आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में हम लोग पाते हैं काकरपारा। और गुजरात से और नीचे आए तो महाराष्ट्र पहुंचे, और महाराष्ट्र में ट्राम्बे। और महाराष्ट्र से नीचे और आए तो कर्नाटक पहुंचे, और कर्नाटक में कैगा। इसके बाद में हम लोग तमिलनाडु में देखते हैं। तो तमिलनाडु में कलपक्कम। इसके अलावा और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये कुछ भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। अब
आइए हम देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? सौर ऊर्जा के बारे में। एक चीज और जाने, परमाणु ऊर्जा में क्या होता है कि सबसे पहले परमाणुओं का विखंडन या संलयन कराया जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा निर्मुक्त होती है। उस ऊष्मा को वाष्प या विद्युत में कन्वर्ट करके उपयोग किया जाता है। चलिए सौर ऊर्जा को देखते हैं। तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से फोटोवोल्टाइक टेक्निक के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये ऊर्जा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं कि सौर ऊर्जा को महत्वपूर्ण ऊर्जा क्यों माना जाता है। देखिए, सूर्य ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक टेक्निक के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां देखते हैं। देखिए, एक तो सौर ऊर्जा जो है यह अनलिमिटेड है, असीमित मात्रा में है। और दूसरी बात कि सौर ऊर्जा के उपयोग से किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। और तीसरी बात कि इसमें सीधे और अन्य प्रकार की ऊर्जा में हमको ढेर सारे पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ढेर सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, जबकि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा ये काफी मात्रा में प्राप्त होती है, साफ सुथरी होती है। तो ये कुछ खूबियां हैं इसकी सौर ऊर्जा की। आप देखते हैं कि सौर ऊर्जा की स्थिति कैसी है भारत में, या भारत में सौर ऊर्जा की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। तो भारत में सौर ऊर्जा का विकल्प काफी उज्जवल है या भविष्य काफी उज्जवल है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है वह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। भारत का आधा भाग जो है यानी कि कर्क रेखा 23.5 अंश, उत्तरी अक्षांश के ऊपर वाला भाग जो है वह उपोष्ण कटिबंध में, और नीचे वाला भाग जो है वह उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो दक्षिण भारत में हमेशा सूर्यातप की प्राप्ति होती रहती है, जबकि उत्तर भारत में वर्ष के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए, सर्दी के जनवरी फरवरी महीने को, दिसंबर महीने को छोड़ दिया जाए, तो बाकी उत्तर भारत में भी सूर्य हमेशा चमकता रहता है, यानी कि सूर्यातप की प्राप्ति होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में काफी मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। और वर्तमान समय में सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग हो भी रहा है। आप लोग अपने आसपास सीधा साधा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आजकल जो है आप लोग पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो अक्सर पेट्रोल पंप के ऊपर जो है सौर प्लेटें लगी हुई आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा आप जाएंगे शहरों में या गांव की गलियों में देखेंगे तो तमाम स्ट्रीट लाइटें जो है वो सौर ऊर्जा से ही प्रज्वलित हो रही हैं, जल रही हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन आज विभिन्न स्थानों पर जाके देखेंगे तो वहाँ भी सौर प्लेटें लगी हुई हैं, जो ये सूचित कर रही है कि सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और सौर ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग न केवल पेट्रोलियम को बचा सकते हैं, न केवल कोयले को बचा सकते हैं, बल्कि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। तो ये जानकारी, और देखिए सौर ऊर्जा के विकास के लिए देश के अलग अलग भागों में सौर प्लांटों की स्थापना व्यापक स्तर पर की जा रही है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पवन ऊर्जा को। पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का एक सतत स्रोत है, या यूं कहें कि नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। और इसके यूज से
भी किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा का उपयोग किया कैसे जाता है? तो देखिए, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन चक्की का विकास किया जाता है, पवन चक्की को स्थापित किया जाता है। पवन चक्कियों में पंखे लगे होते हैं, डैरे लगे होते हैं, जिनको खुले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं इन पवन चक्कियों के डैरों से, पंखों से टकराती हैं, जिससे ये पंखे जो है घूमने लगते हैं और इनके घूमने से इन पवन चक्कियों के साथ जो है टरबाइन को जोड़ दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि टरबाइन के चलने से बिजली बनती है। तो जब हवा चलती है तो पंखुड़ियाँ घूमती हैं, पंखुड़ियों के घूमने से या पवन चक्कियाँ घूमती हैं, पवन चक्कियों के घूमने से टरबाइन घूमती है और टरबाइन के घूमने से विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा पवन ऊर्जा का उपयोग सीधे पवन चक्की, कुएं से पानी निकालने आदि में भी सीधे किया जा सकता है या किया जा रहा है। देखिए, पवन ऊर्जा का विकास या पवन ऊर्जा की स्थिति भारत में कैसी है? तो पवन ऊर्जा की स्थिति भारत में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि भारत जो है या दक्षिण भाग इसका जो है वो प्रायद्वीपीय है, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। और समुद्र से घिरा होने की वजह से समुद्रों में लहरों की उत्पत्ति होती रहती है, ज्वार की उत्पत्ति होती रहती है, जिससे हवाओं का संचरण लगातार होता रहता है। इसलिए दक्षिण भारत में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। देखिए, पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करना वहीं पर लाभकारी होता है जहां पर हवा सतत चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। क्योंकि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन चक्की आदि का निर्माण करना होता है, जिसके बनाने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूंजी व्यय करना पड़ता है। अतः अगर ऐसे क्षेत्रों में पवन ऊर्जा को स्थापित कर दिया जाए जहां पर हवाएं तीव्र न चलती हों या कभी कभी चलती हों या कभी कभी आधी तूफान आदि के रूप में आती हों और कभी कभी बिल्कुल शांत रहती हों, तो ऐसी स्थिति में पवन ऊर्जा उन क्षेत्रों में उपयोगी नहीं होगा, जैसे कि उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में चूंकि यहाँ पर हवाएं जो है हमेशा कंटिन्यू चला करती हैं, क्योंकि ये सब जो है समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। तो पवन ऊर्जा की दृष्टि से भारत में जो आदर्श संभावनाएं हैं, आदर्श स्थित हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो तमिलनाडु का तट है। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए व्यापक मात्रा में पवन चक्कियों की स्थापना की गई है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर राजस्थान में भी पवन ऊर्जा के, जैसलमेर आदि क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं हैं। यहाँ भी पवन ऊर्जा का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ भी हवाओं का संचरण कंटिन्यू होता रहता है। इसके अलावा इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भी पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावनाएं हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं बायोगैस को। तो बायोगैस क्या है? यानी कि जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाला गैस जो होता है वो बायोगैस कहलाता है। जीवों के अवशेष के सड़ने गिरने से कुछ मात्रा में गैस निर्मुक्त होती है, निकलती है, जिसमें से कुछ गैस जो होती है ज्वलनशील होती है। इस गैस को एकत्र करके इसको भी एनर्जी के रूप में उपयोग किया जा सकता है और भारत में इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारत में लगभग 60 से 70% आबादी जो खेती का काम करती है। खेती में तमाम प्रकार के कृषि उत्पाद जो है वह कृषि अवशेष बचते हैं, जिसका उपयोग, और देखिए कृषि के साथ साथ भारत में पशुपालन भी होता है। तो बायोगैस का निर्माण करने के लिए कृषि अवशेषों साथ में पशुओं एवं मानव के अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। तो भारत में इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं या इसका भविष्य काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या किया जाता है? बायोगैस को यूज करने के लिए सर्वप्रथम बायोगैस संयंत्र को स्थापित किया जाता है। उसके बाद में उसमें से फसलों के अवशेषों को, इसके अलावा पशुओं के
अवशिष्टों को डाला जाता है, जिनके सड़ने और ऊपर जो है टैंक लगा दिया जाता है और अवशेषों के सड़ने गलने से गैस निर्मुक्त होती है, उसको टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में उसका उपयोग मेंटल को जलाने के लिए यानी कि बल्ब को जलाने के लिए और खाना बनाने आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं एक चीज और यहाँ पर आपको बता दें कि पशुओं के गोबर से जो गैस प्राप्त होती है उसको गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। देखिए जैसा कि नाम से जाहिर है, ज्वारीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो ज्वार से प्राप्त की जाती है या उत्पन्न होती है। देखिए ज्वारीय ऊर्जा भी एक सतत ऊर्जा है, ये भी कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है या नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि सागरों में हमेशा ज्वार उत्पन्न होता रहता है। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है? ज्वार के समय समुद्रों का जलस्तर बढ़ता है, तो ज्वार ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ज्वार के समय समुद्र के तट के आसपास जो है टैंक बना दिया जाता है, दीवार बना दी जाती है और एक खुला रास्ता छोड़ दिया जाता है, जिनसे होकर के ज्वार के समय जल जो है एकत्र हो जाता है। जब घाटे की स्थिति आती है तब इस द्वार को बंद कर दिया जाता है, जिससे काफी मात्रा में जल जो है स्टोर हो जाता है और जल के स्टोर हो जाने के बाद में फिर इसको एक निश्चित दिशा से निश्चित गति से टरबाइन पर पाइप आदि के माध्यम से गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगती है और टरबाइन के घूमने से विद्युत उत्पादन होने लगता है। तो ज्वारीय ऊर्जा की भारत में व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत का दक्षिण भाग जो है वह प्रायद्वीपीय है और प्रायद्वीपीय भागों में ज्वार आते रहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? यानी कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर काफी ज्यादा तापमान है। एक रेशियो के अनुसार प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में उष्मा है। पृथ्वी के कोर में लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग धरातल से अंदर की तरफ जाते हैं उष्मा की मात्रा बढ़ती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है। लेकिन यह जो वितरण है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, तो ये वितरण सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर यह अधिक है और कहीं पर कम है। जहां पर यह कम है यानी कि पृथ्वी के अंदर के ताप में जो प्रवणता पाई जाती है, यानी कि कहीं कहीं कम गहराई पर ही अधिक तापमान पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भूमिगत जल होता है वह चट्टानों के संपर्क में आकर के गर्म हो जाता है और गर्म होकर के ऊपर की तरफ गीजर आदि के रूप में प्रकट होता है, जिससे वाष्प निकलती है, जिसका उपयोग पानी को गर्म करने और वाष्प का उपयोग टरबाइन आदि को चलाने में किया जा सकता है, जिससे विद्युत आदि का उत्पादन किया जा सकता है। इसकी भी संभावना भारत में काफी ज्यादा है और इसके लिए भारत में 2 जगह पर कार्य शुरू भी कर दिया गया भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। एक जो है हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में, और दूसरा जो है वह लद्दाख के पूगा घाटी में। भूतापीय ऊर्जा को उपयोग करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। तो भूतापीय ऊर्जा भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत इन फ्यूचर में बन सकता है। तो ये कुछ जानकारियां रही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण।